है आपका इस लेक्चर में, जिसमें टॉपिक चल रहा है एक्सटर्नल सेक्टर्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं, तीसरा पार्ट है। एक कुछ डिटेल मेरे बारे में नहीं मालूम आपको पॉज करके पढ़ लेना, मालूम है आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर के लिए एवरीबॉडी यू हैव टू मार्क फ्रॉम 1 to 18 इन योर कॉपी, और 3 कॉलम बनाने हैं, आपको मालूम ही है। साथ में ध्यान रखना है क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। बोला एक कंट्री जो है इज सेड टू बी डेट ट्रैप। डेट ट्रैप में किसी कंट्री को कब कहेंगे? 4 ऑप्शन। तो इसका करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी, इट हैज टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। मतलब उसने जो लोन दिया है उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा उसको भी पे करने के लिए उसको लोन लेना पड़े, बारो करना पड़े। तो ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन में हम किसी कंट्री को कहेंगे कि वो डेट ट्रैप में फंस चुकी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक डेट ट्रैप एक सिचुएशन है जहां पे बारोवर हैज टू टेक न्यू लोन्स इन ऑर्डर टू रिपे हिज और हर एग्जिस्टिंग डेट ऑब्लिगेशन। ऐसे सिचुएशन टिपिकली तब अराइज होते हैं जब आपके डेट ऑब्लिगेशन एक्सीड करते हैं आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला बात है। खर्चा यहाँ पे क्या है? डेट रिपेमेंट का इंटरेस्ट देना। अगला है फॉर इंस्टेंस जनरेटेड इनकम इज इनसफिशिएंट टू क्लियर योर डेट। वही मैंने बताया, खर्चा क्या? खर्चा रुपया और आमदनी अठन्नी। ठीक है, सही बोला। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज में मीन। याद कीजिए, क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है। क्वेश्चन नहीं मतलब कि कॉन्सेप्ट। बोला इट्स फ्री फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल करेंसी। बिल्कुल ठीक है। इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। एकदम ठीक है। इसको क्या कहते हैं एवरीबॉडी? फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज। इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी। नहीं भैया, अगर ऐसा हो गया तो क्या मतलब रह गया बाकी करेंसी का? बोलो हाँ ना। लोग तब जब चाहें तब रुपीज इस्तेमाल करें डॉलर के टर्म में, मतलब की जगह पे। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए तीसरा बिल्कुल खराब है ना, मतलब गलत स्टेटमेंट है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा एवरीबॉडी। देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन कि रुपीज फ्रीली फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल करेंसी। क्या सिनेरियो है जब फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज होता है? तो ठीक है कि फुली कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू फॉरेन करेंसी कर सकते हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, पाउंड स्टर्लिंग, ये सारा। और वाइस वर्सा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल रुपीज को यूएस डॉलर में कर सकते हो, यूएस डॉलर को भी रुपीज में कर सकते हो, फुली तरीके से, फुली कन्वर्टेबल। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कन्वर्टेबिलिटी प्रोसेस ऑफ द रुपीज बी कैरिड आउट डायरेक्टली एट द डोमेस्टिक या फिर फॉरेन एक्सचेंज एट मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट। कहाँ पे? मार्केट डिटरमिन्ड, मतलब कि फ्री फ्लोट हो रहा, फिक्स रेट नहीं है, फ्री फ्लोट है। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि हाउएवर फुली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज डज नॉट मीन दैट रुपी विल एक्ट एज लाइक अनदर इंटरनेशनल करेंसी। द रुपीज इज नॉट एन इंटरनेशनल करेंसी। एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। ये रहा कुछ डिटेल कन्वर्टिबिलिटी इन केस ऑफ इंडियन रुपीज के बारे में। पहला, 2 टाइप का होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। मालूम ही है आपको कि हमारी जो इंडियन रुपीज है उसको 2 तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में। कैसे? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। क्या दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है क्या? बिल्कुल। अब पढ़ते हैं कि इट मींस दैट व्हेन फॉरेन एक्सचेंज लाइक पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, ये सब रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज एंड सर्विसेज कैन बी फ्रीली कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ इंपोर्ट्स। मतलब गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जब हमें फॉरेन करेंसी चाहिए तो उस समय जो हम कन्वर्टिबिलिटी करते हैं उसको करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करते हैं। आपको मालूम ही है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। याद कीजिए, मैंने समझाया आपको। There is a partially convertible in capital account. In India, it means that the rupees can be swapped for foreign currency and vice versa, but with some limitation. ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है ना? लिमिटेशन के साथ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अपन कर सकते हैं इंडिया में। अभी फेमा फेरा समझाऊंगा, आगे आएगा, डोंट वरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में बताओ ये सारी चीजें। पहला, यूरोपियन यूनियन वाज नोन अर्लियर एज द यूरोपियन कम्युनिटी। ठीक है। द सिंगल यूरोपियन एक्ट 1996 का एंड द Maastricht Treaty were milestone in its formation। एकदम ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज है एवरीबॉडी। सिटीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्री एंजॉय डुअल सिटीजनशिप, एकदम अपने देश का और यूरोपियन यूनियन का। स्विट्जरलैंड इज ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। स्विट्जरलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। चौथा नहीं हो सकता, बच्चा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फैक्चुअल है तो आगे बढ़ा जाए या पढ़ लिया जाए, क्योंकि अभी तो बहुत सारा चेंज हो गया। कैसे? जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, वो बाहर निकल गया किससे? ईयू से। और अभी टोटल 27 कंट्रीज बची ईयू में, जिसमें यूरोपियन यूनियन में। पहला, दूसरा, तीसरा तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चौथा जो गलत है, क्यों गलत है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, होपफुली आप चाहो तो पहला, दूसरा, तीसरा भी देख सकते हो। बोला स्विट्जरलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, हाउएवर इट इज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का तो पार्ट है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। क्लियर हुआ क्या? गुड।
अब EFTA क्या है ये देख लेते हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इज अ रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फ्री ट्रेड एरिया कंसिस्टिंग ऑफ 4 यूरोपियन स्टेट। क्या क्या? आइसलैंड और लाइकनटेस्टीन, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो माफी उसके लिए, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये चारों के चारों कंट्री इन्वॉल्व है इसमें। EFTA operates alongside the European Union and its member state participate in the European single market और क्या है Schengen area. EFTA member state are not part of the European Union Custom Union और it was established on 3rd May 1960 है ना। ये एडिशनल नॉलेज है, आई डोंट थिंक उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अपने इंडिया से रिलेटेड कुछ होता तो अब जैसे अपन पढ़ लेते हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ये दो स्टेटमेंट एसेशन रीजन है। पहला बोल रहा है डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि समझो जो चीज फॉरेनर को, मान लो कि अभी 80 रुपए का डॉलर है, अभी 100 रुपए का हो गया। मान लो कि $1 80 रुपए का मिल रहा था, डिवेल्युएट करके हमने 1 डॉलर कितना कर दिया, 100 रुपीज का कर दिया। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज पहले था और अभी 100 रुपए हो गया। तो फॉरेनर को पहले $1 देकर 80 रुपए मिलता था, जिसमें मान लो 40 रुपए का, अगर 40 रुपए नहीं, हाँ 20 रुपए का, मान लो अगर एक चॉकलेट आती थी, इंडिया की कोई फेमस चॉकलेट है मान लो, ठीक है, तो उन्हें $1 में कितनी चॉकलेट मिलती थी? 20 रुपए का एक, तो 80 रुपए का 4 चॉकलेट। बोलो हाँ ना। लेकिन अभी जब डिवैल्यू हो गया हमारा रुपीज, तो उन्हें $1 में, मतलब 100 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेगी? 5 चॉकलेट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट उनके लिए चीप हो गया, चीपर हो गया। ऑब्वियस, और चीपर चीज जो है लोग ज्यादा पसंद करते हैं ना, ज्यादा खरीदना चाहते हैं। ऑब्वियस है, हर किसी को पैसे बचाने हैं। बोलो हाँ ना। तो इसलिए जब हम डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी करते हैं तो हमारे प्रमोट को एक्सपोर्ट करता है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। आगे बोला कि प्राइस ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवेल्युएशन। बिल्कुल यही रीजन तो मैंने बताया। तो पहला सही, दूसरा सही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। ए और बी दोनों सॉरी, इस एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा मैंने। होपफुली अच्छे से समझाया आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अभी ऊपर हमने देखा उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है। अब इंडियन रुपीज इम्प्लाई दैट द इंडियन रुपीज कैन बी एक्सचेंजेड बाय द अथॉरिटी डीलर्स फॉर ट्रेवल्स। नहीं, ऐसा तो नहीं केवल डीलर्स फॉर ट्रेवल्स के लिए होगा। अगला, गुड्स एंड सर्विसेज में कर एक्सचेंज किया जा सके। नहीं, ये तो करेंट अकाउंट है ना, कन्वर्टिबिलिटी होगा। कैपिटल अकाउंट में क्या होना चाहिए? दैट द इंडियन रुपीज कैन बी एक्सचेंजेज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी इसका। क्या? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान से कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन 1997 जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर SS तारापुर, ठीक है, एक कमेटी बनी थी। तो CSC refers to the freedom to convert local financial asset into foreign financial asset and vice versa at market determined rate of exchange. It is associated with change of ownership in foreign domestic financial asset and liability, whereas current account convertibility means freedom to convert domestic currency into foreign currency and vice versa for the purpose of trade in goods and services. ध्यान दें, ट्रेड, अगर पर्पज ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज है तो ये क्या हुआ? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हुआ। अगर आप चाहते हो कि फॉरेन फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करना है ना, लोकल फाइनेंशियल एसेट को, तो आप करते हो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कि एम बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो पहला है प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड रिसोर्स फ्लो अक्रॉस कंट्री। ठीक है, इसका एक क्या है? एम है, पर्पज है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा, मैनेजिंग बैलेंस ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्री। ठीक है। प्रमोशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द फॉर्मर ईस्ट ब्लॉक कंट्री और वेस्टर्न वर्ल्ड, ईस्ट ब्लॉक कंट्री वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ठीक है एवरीबॉडी, प्रमोट तो करता है ना। तो स्पेसिफिक नाम दे दिया तो कंफ्यूजन नहीं होने का, ये करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 किसी में था नहीं। तो आंसर आना चाहिए ए। देखते हैं। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी कि ये सारे के सारे क्या है? एम है, गोल है, पर्पज है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। क्या क्या? प्रमोट फ्री ट्रेड, प्रमोट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और मैनेज बैलेंस ट्रेड, फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन ईस्ट ब्लॉक कंट्रीज और द वेस्टर्न वर्ल्ड, एडिंग देयर इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। और ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड WTO को देख लेते हैं। इनहेंसिंग वेलफेयर है, नेगोशिएटिंग ट्रेड रूल्स और ओवरसीइंग एग्रीमेंट्स, साथ में प्रमोटिंग ओपन ट्रेड और डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये सारे के सारे पार्ट है एवरीबॉडी, ऑब्जेक्टिव है किसके? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। बोलो एकदम क्लियर है क्या? गुड। हवाला ट्रांजेक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हवाला ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू पेमेंट रिसीव इन रुपीज अगेंस्ट ओवरसीज करेंसी एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल। बिल्कुल सही बात है। ऐसे समझो,
मान लो दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी। हवाला अगर करना है उनको तो क्या किया उन्होंने, कंट्री ए में किसी पर्सन स्मॉल ए को पकड़ा है ना। मान लो कि ये कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, उसने ए को पैसे दे दिए किसमें, इस करेंसी में जो कि ए कंट्री की करेंसी है, ठीक है। इसको पैसे मिल गए। अब इसने अपने आदमी को, वाई को, जो इंडिया में है मान लेते हैं, उसको बोला कि इसके आदमी, एक्स के आदमी को, मान लो आदमी बी है, उसको पैसे पकड़ा दो इतना ही, है ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो उसने इसको पैसे पकड़ा दिए। अब सोचो कि बिना ऑफिशियल चैनल को ये लोग गए हुए क्या कर लिए, पैसे का एक्सचेंज कर लिए, क्या एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट कर लिए। इसी को हवाला ट्रांजेक्शन बोलते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ए बी और कैपिटल ए कैपिटल बी के फॉर्म में। ठीक, हवाला एक अरेबिक वर्ड है विच मीन्स ट्रांसफर और समटाइम इज ट्रस्ट इन इंडिया। इट इज ऑल्सो फेमसली नोन एज हुंडी। हम अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, हुंडी। और हवाला कहाँ का टर्म है, अरेबिक टर्म। देयर इज नो स्पेसिफिक एक्ट कॉल्ड हवाला ट्रांजेक्शन एक्ट इन इंडिया। इट इज गवर्न बाय वेरियस अदर लेजिस्लेशन, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है। लेकिन ध्यान रहे, फेमा, क्या हवाला ट्रांजेक्शन आर मेड इलीगल बाय द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा में हवाला ट्रांजेक्शन क्या है, इलीगल है। एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीएमएलए है, उसमें भी ये हवाला ट्रांजेक्शन क्या है, इलीगल है। हवाला ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि ट्रांजेक्शन हुआ, दैट्स वाई वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं होता। बोलो हाँ ना, ठीक है। बाकी चीजें नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है आपको। चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन बोला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। मोस्ट इंटरनेशनल एजेंसी विच फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया ऑन इंटर गवर्नमेंटल बाइलेटरल एग्रीमेंट्स मेनली प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं। चार स्टेटमेंट है, बताना है। पहला, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। सॉफ्ट लोन विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। ग्रांट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक, एकदम सही है। साथ में बोला फूड असिस्टेंट टू एलिवेट पॉवर्टी, नहीं एवरीबडी, ये उसका पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो प्रोवाइड करती है, ना कि इंटर गवर्नमेंटल बाइलेटरल एग्रीमेंट में सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बोलो क्लियर है क्या, गुड। तो चौथा नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में और क्लियर होगा। पहला दूसरा तीसरा है तो ऑप्शन में बी, बी जो है करेक्ट हो गया, देख सकते हैं। कि टेक्निकल इंटरनेशनल एजेंसीज फंडिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया एंड ऑन इंटर गवर्नमेंटल बाइलेटरल एग्रीमेंट ऑफर, क्या क्या टेक्निकल असिस्टेंट ऑफर करते हैं, जैसे यूएनडीपी का ऑफन प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है सॉफ्ट लोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। ग्रांट्स की बात करें, डू नॉट नीड टू बी पे बैक, है ना, पेड बैक। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ जो है वो प्रोवाइड करता है जो पैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रांट प्रोवाइड करते हैं, कि उन्होंने ग्रांट दिया है, ठीक है। सच दैट वो प्रोग्राम को सपोर्ट कर पाए जो इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। वहीं पे बात करें, फूड असिस्टेंट इज नॉट अ कॉमन फॉर्म ऑफ एड फ्रॉम दीज एजेंसी, जबकि फूड असिस्टेंट प्रोग्राम आर ऑफन रन सेपरेटली बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जैसे कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइज फूड प्रोग्राम। ये सारी की ये जैसी एजेंसी जो है प्रोवाइड करती है, रेदर देन दी टिपिकल इंटरनेशनल एजेंसी दैट फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबराइजेशन इज रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड। बिल्कुल सही बात है कि क्या करेंगे, जो कैपिटल गुड आ रहा है आपके देश में, उस पर जो आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, उसको ओपन करोगे, है ना, इंपोर्ट ड्यूटी को कम करोगे, रिड्यूस करोगे। अगला, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी वुड हेल्प द लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू इंप्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल सही बात है एवरीबॉडी, ऐसा कैसे समझ ध्यान से। अब मार्केट में जो है बाहर से सामान आ रहा है ना, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स के साथ साथ ऑब्वियस सर्विसेज भी आएंगे और साथ में टेक्नोलॉजी भी आएगा। तो यहाँ के जो इम्पोर्टर सॉरी यहाँ के जो क्या बोला है क्वेश्चन में, लोकल इंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या करेंगे, वो इन सारी टेक्नोलॉजी, उन सारे गुड्स कमोडिटी से सीखेंगे, समझ रहे हो क्या। उन्हें एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा इन सब गुड्स और सर्विसेज से। तो ये जो रीजन बोल रहा वो बिल्कुल सही बोल रहा, लेकिन एन इम्पोर्टेंट ये करेक्ट रीजन हुआ कि नहीं, ये देखो। नहीं, ये दोनों तो सेपरेट है ना, तो करेक्ट रीजन नहीं हुआ, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एवरीबॉडी, ए भी सही है ना, और आर भी सही है, ठीक है। और ये बोल रहा कि आर प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसेशन। अरे भाई वैसे देखते हैं ये क्या मतलब हुआ। पहला क्या बोल रहा, ध्यान से समझो। पहला बोल रहा कि इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबराइजेशन इज रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन हो रहा, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। ओके, अगला बोला रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी वुड हेल्प। अच्छा ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन रिडक्शन क्यों हो रहा है वही तो रीजन बता रहा। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, माय मिस्टेक। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि रीजन भी सही, एसेशन भी सही, और उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा। बोलो क्लियर? गुड। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक था, है ना, हमने समझ लिया, इसलिए कुछ ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज है नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में याद कीजिए 5 ग्रुप से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक। वो पांचों ग्रुप में बताऊंगा, डोंट वरी, किसी आगे आने वाले क्वेश्चन में। ओके, तो बोला कि उसमें कौन कौन से पार्ट है, चार पांच में से। पहला है IBRD, बहुत बार पढ़ा, बिल्कुल है ये पार्ट। IFC ये भी पार्ट है। IDA ये भी पार्ट है। IMF बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि अलग है, ठीक है क्या। UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, तो चौथा तो हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता, पहला दूसरा तीसरा है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। तो बोला कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ध्यान रहेगा क्या आपको? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ द IMF। IMF का मेन फंक्शन क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइम पे जो क्राइसिस खड़ा होता है उसमें उसको रिजॉल्व करना, लोन प्रोवाइड करके, ठीक है। तो अरेंज इंटरनेशनल डिपॉजिट फ्रॉम बैंक नहीं, हेल्प टू सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ऑफ मेंबर कंट्री, बिल्कुल सही बात है। एक्ट एज ए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल गलत। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लोन टू डेवलपिंग कंट्री, बिल्कुल गलत। तो ये बाकी ऑप्शन इसलिए पढ़ा है रूढ़ी, सो दैट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो कि मोड हो सकता है सिमिलर, अगर आपको ऑप्शन दिख जाए तो उसमें आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए बाकियों को पढ़ना जरूरी है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपको मालूम है, सिंपल सा चीज है कि IMF मेन फंक्शन is to assist member countries facing balance of payment problem. It provides financial and technical aid, including loans, policy advice to restore stability. The IMF promotes global monetary cooperation, exchange rate stability, or sustainable economic growth, playing a vital role in international finance market stabilization. बोलो clear? Good. Next question. Devaluation of currency means, देखो कितनी बार आ चुका है क्या devaluation of currency? Reduction in the value of currency vis-a-vis major international ट्रेडेड करेंसी। फिर से पढ़ो, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी, ठीक है। वैल्यू ऑफ करेंसी में रिडक्शन होता है मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसी के कंपैरिजन में, बिल्कुल ठीक है। और मींस, अच्छा बाकी भी देख लेते हैं। परमिटिंग द करेंसी टू सीक इट्स वर्थ इन द इंटरनेशनल मार्केट ना, फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द कंजक्शन विद द मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ बास्केट ऑफ प्री डिटरमिन्ड करेंसी, हाँ। फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द मल्टीलेटरल कंसल्टेशन विद द IMF, द वर्ल्ड बैंक एंड मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर हो गया एवरीबॉडी ए, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब ये होता है क्या? करेंसी डिवैल्यूएशन इज डेलिब्रेट और फोर्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी विज़ मेजर इंटरनेशनल ट्रेडेड करेंसी और करेंसी स्टैंडर्ड। Devaluing a currency reduces the cost of country's export and makes import less attractive. क्या? इंपोर्ट को लेस अट्रैक्टिव बनाता है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। एज एक्सपोर्ट इंक्रीजेज एंड इंपोर्ट डिक्रीजेज, देयर इज टिपिकली अ बेटर बैलेंस ऑफ पेमेंट एज द ट्रेड डेफिसिट श्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द अर्निंग ऑफ इंडिया फ्रॉम डायमंड एक्सपोर्ट इज क्वाइट हाई। समझ रहे हो, अर्निंग ऑफ इंडिया फ्रॉम डायमंड एक्सपोर्ट इज क्वाइट है, अभी की बात नहीं कर रहा है, 1993। अब सोचो इतना पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम पे भी हमारा अर्निंग जो था डायमंड से बहुत ही अच्छा था। ऐसा क्यों? उसके पीछे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है? तो एवरीबडी, उसके पीछे है हमारी एक्सपर्टीज। कि हम ऐसा नहीं कि हम अपने यहाँ बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं, नहीं, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन उसको पॉलिश करके, कटिंग एंड पॉलिश करके फिर उसको बेचते हैं। समझ रहे हो क्या? इस वजह से हमारा इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन सी सही है कि एक्सपर्टीज अवेलेबल फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ इंपोर्टेड डायमंड विच आर देन एक्सपोर्टेड, ठीक है। चलो आगे, मालूम है माल आपको। अच्छा, वैल्यूएबल फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, मेनी डायमंड आर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। कहाँ कहाँ से हम मंगाते हैं? बोट्सवाना, रसिया और साउथ अफ्रीका से, टू बी प्रोसेस इन इंडिया बिफोर बीइंग एक्सपोर्टेड टू वेरियस ग्लोबल मार्केट, मेकिंग द कंट्री अ मेजर प्लेयर इन द डायमंड ट्रेड। बोलो एकदम क्लियर, शाबाश। अब यूरो डॉलर क्या है? देखो, अगर यूरोप में डॉलर गया तो उसी को यूरो डॉलर बोल देते हैं, और कुछ भी नहीं। US डॉलर सर्कुलेटिंग इन यूरोप इज नोन एज यूरो डॉलर, ठीक है। बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। रेशनिंग जो है एवरीबॉडी फिजिकल कंट्रोल नहीं है, सॉरी फिजिकल नहीं है, फिजिकल है। क्या? फिजिकल, फिजिकल कंट्रोल है। कैश रिजर्व रेशियो, सिलेक्टेड क्रेडिट है, लाइसेंसिंग कंप्रेहेंसिव कंट्रोल है, और इम्पोर्ट कोटा जो है फिजिकल है। तो क्या हमसे पूछा था? पेयर नॉट करेक्ट नहीं, पेयर इज करेक्टली मैच। ये क्या बात हुई? करेक्टली मैच में तो बी सी डी तीनों के तीनों करेक्टली मैच हो गया है ना। और हमसे क्या पूछा था? नॉट करेक्ट पूछा होगा एवरीबॉडी, ठीक है। तो नॉट करेक्ट में ऑप्शन ए हो गया। ओके, चलो नहीं, ये डी दिया है। डी क्यों दिया है भाई, देख लेते हैं। बोला पहला इनकरेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है।
हाँ बिल्कुल पहला इनकरेक्ट है, अभी हमने देखा फिजिकल नहीं फिजिकल है, ठीक है। बोला रेशनिंग इज अ फिजिकल कंट्रोल, अभी हमने देखा दैट रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर, इट इज नॉट अ, मतलब रेशनिंग कर दिया आपने, समझ रहे हो क्या, रिस्ट्रिक्ट कर दिया भैया कि हमको सब सारा कुछ नहीं चाहिए गुड्स और सर्विसेज, है ना, रोक के रखो। इट इज नॉट अ फिजिकल कंट्रोल, ये क्या है, फिजिकल है। विच इज ए गवर्नमेंट पॉलिसी दैट अफेक्ट द इकोनॉमी थ्रू टैक्सेशन और स्पेंडिंग। बाकी कैश रिजर्व रेशियो आप जानते हो, एक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, तो दूसरा सही हो गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि बी इनकरेक्ट है। काहे इनकरेक्ट है भाई, बी में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ही तो है, ये तो बिल्कुल सही है। एवरीबडी कंफ्यूज नहीं होने का, बस ऐसे समझो, जो मैंने आपको समझा वही करेक्ट है, तो जस्ट एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ, यहाँ पे समझ लो ध्यान से। रेशनिंग जो है एक फिजिकल है, क्या है, फिजिकल कंट्रोल है। कैश रिजर्व रेशियो सही है, लाइसेंसिंग भी कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल है, इंपोर्ट कोटा क्या है, फिजिकल कंट्रोल है। तो गलत ऑप्शन है ये, मान लो कि क्वेश्चन पूछा था नॉट करेक्ट, है ना, और नॉट करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन ए यही करेक्ट है हमारा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है क्या, गुड। तो सिलेक्टिव कंट्रोल और कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल, है ना, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आपको मालूम है कैसे करता है आरबीआई, रेशनिंग करके कैश रिजर्व रेशियो, है ना, और लाइसेंसिंग आर ऑल एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल की बात करें तो दे आर टिपिकली यूज इन टाइम ऑफ इमरजेंसी सच एज वार या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नैरोबी पैकेज, क्या Nairobi package adopted in the 10th Ministerial Conference of WTO is correct. No safeguard mechanism for developing member country member, ठीक है। Preferential rule of origin for least developed country, okay. Public stock holding for food security purpose, तो ये भी ठीक लग रहा, तो आंसर सी हो गया क्या, एक बार फिर से देखते हैं। नो सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग कंट्री मेंबर, नहीं सेफगार्ड मैकेनिज्म तो WTO प्रोवाइड किया है ना, पहला गलत हो गया एवरीबॉडी, पहला गलत पहला गलत पहला गलत, आंसर आ गया सी। दूसरा तीसरा में उतना से ओटी नहीं था, स्टिल हमारा आंसर आ गया सी। अगर हमारे पहला क्लियर हो गया तो देखो कैसे आया। 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO 2015 में हेल्ड था नैरोबी में, केन्या। इंस्टॉल्ड नैरोबी पैकेज, उसको क्या बोलते हैं, नैरोबी पैकेज। अंडर दिस डेवलपिंग नेशन विल बी able to use the special safeguard mechanism for agricultural products, तो स्पेशल सेफगार्ड प्रोवाइड किया किसको, डेवलपिंग नेशन को, और नाम दिया उसका किसके लिए, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म नाम दिया किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। इट आल्सो अडॉप्टेड फॉर मिनिस्ट्रियल डिसीजन ऑन प्रेफरेंशियल रूल ऑफ ओरिजिन फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज to ensure that the rules are simple and transparent and contribute to facilitating market access for least developed countries. It also said the members shall engage constructively to negotiate or make all concerned effort to agree and adopt a permanent solution on the issue of public stock holding of food and security. इस तरीके से दूसरा और तीसरा सही हुआ, पहला गलत। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ध्यान से समझिएगा। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट ये नहीं है, बाकी सब है। क्या, फ्रेजाइलिटी ऑफ नेशनल बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस है आपका बैरियर कम करना पड़ेगा, किसके लिए, फ्लो ऑफ गुड्स और कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। रैपिड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैपिटल एंड गुड्स, ऑब्वियस सी बात है, जब आप कनेक्ट करोगे दुनिया भर को तो रैपिड फ्लो होगा किसका, इंफॉर्मेशन का, कैपिटल का और गुड्स का। नेटवर्किंग ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरे देश से कनेक्ट करोगे तो कल्चरल नेटवर्किंग, इकोनॉमिकल नेटवर्किंग और पॉलिटिकल रिलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों क्या है, जेनरिक स्टेटमेंट है, तो इसलिए ABC सही होगा। चौथा जो बोल रहा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट, ये गलत है एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है, होपफुली आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही एवरीबॉडी। ग्लोबलाइजेशन आपको मालूम है क्या है, रिफर टू इंक्रीज इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मीन्स दैट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन कल्चरल, इकोनॉमिकल और इंफॉर्मेशन लेवल पे। बोलो क्लियर है क्या। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था, होपफुली एक एक चीज क्लियर हो। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, तो आज के लिए है कि द हार्डर द बैटल, द स्वीटर द विक्ट्री, मतलब जितना कठिन आपका बैटल लड़ाई होगी ना, उतना स्वीट, उतना बढ़िया, उतना मीठा आपकी विक्ट्री होगी। बोलो क्लियर है क्या, सबस। तो इसलिए अपने बैटल को हार्ड बनाओ, अगर हो रहा है तो टेंशन मत लो और इस उम्मीद में रहो कि हाँ कल को जो विक्ट्री होगी हमारी वो उतनी ही प्यारी, उतनी ही स्वीट, उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है क्या। तो होपफुली आपको अपने स्ट्रगल से, है ना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने में थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा इस 2 लाइन से, तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए भी और लेस ब्राउन साहब के लिए भी। ओके, तो होपफुली इस लेक्चर में सारा कुछ आपको क्लियर हो, कहीं पे कोई डाउट ना हो। अगर डाउट भी हो, कोई भी डाउट, दिक्कत, करी परेशानी है तो भाई कमेंट करो, पूछो, किसने रोका है, बोलो हाँ ना।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।